ये वीडियो रहने वाली है UFC 297 की प्रिडिक्शन वीडियो, बट उससे पहले जल्दी से अगर हम इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। इसकी कपल ऑफ फाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, इसीलिए ये वाला कार्ड थोड़ा सा फेल ऑफ कर गया है। जहां पर मेन इवेंट और मेन कार्ड को जो ओपन करने वाली फाइट है, उन दोनों फाइट्स को अगर हटा दें तो ये मेन कार्ड भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बचा है। और अगर प्रीलिम्स या फिर अर्ली प्रीलिम्स की बात करें तो वहां पर मेरी ओपिनियन में प्रीलिम की मेन इवेंट जहां पर ब्रैड कटोना है और उसके नीचे चार्ल्स जॉर्डन की जो फाइट है, वही फाइट्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है। बट ओवरऑल अगर इस कार्ड की बात करें तो ये कार्ड डेफिनेटली एक वीक कार्ड है। अब इस कार्ड में पहले यान ब्लहोविच वर्सेस अलेक्जेंडर रैकिच और डोमिनिक रेस वर्सेस कार्लोस उल्बर्ग की फाइट भी होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों फाइट्स कैंसिल हो गई हैं और इसलिए इस कार्ड की जो भी सेलिंग होगी वो टोटली डिपेंड करेगी शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर। और अब मूविंग ऑन टू द मेन कार्ड प्रेडिक्शन, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं मेन कार्ड की ओपनर फाइट, जो एक फेदरवेट डिवीजन फाइट है जहां पर आर्नल्ड एलन की फाइट होने वाली है मोवज़ार इवलोव के साथ। मेरी ओपिनियन में ये फाइट पहले हो जानी चाहिए थी, बट यूएफसी ने आर्नल्ड एलन वर्सेस मैक्स हॉलोवे की फाइट करवा दी और इसीलिए अब हम इस फाइट में देख सकते हैं कि आर्नल्ड एलन की थोड़ी सी हाइप कम हो गई है, क्योंकि मैक्स हॉलोवे से पहले वो यूएफसी में अनडिफीटेड था, बट क्योंकि मैक्स हॉलोवे ने उसे डिफीट कर दिया और इसीलिए अब मैंने नोटिस किया कि आर्नल्ड एलन की अब इतनी ज्यादा हाइप नहीं है। ये फाइट मेरी ओपिनियन में एक काफी इंटरेस्टिंग फाइट होगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट नहीं है, क्योंकि मोवज़ार इवलोव की ग्रैपलिंग काफी अच्छी है, बट इसी के साथ हमने उसकी रीसेंट फाइट्स में देखा है कि वो काफी ज्यादा स्ट्राइकिंग भी करने लग पड़ा है। तो आई डू थिंक इन दोनों के बीच में हमें स्ट्राइकिंग भी देखने को मिलेगी, बट ऑब्वियसली जो मोवज़ार इवलोव का मेन गेम प्लान रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि वो आर्नल्ड एलन को ग्राउंड में लेके जाए। अब इस फाइट को लेकर मैंने नोटिस किया है कि काफी लोग आर्नल्ड एलन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बट आई थिंक ये फाइट काफी क्लोज है, स्पेशली अगर हम अर्ली राउंड्स की बात करें जहां पर आर्नल्ड एलन काफी एक्सप्लोसिव होता है, उसके पंचेस काफी फास्ट होते हैं, जहां पर उसका स्ट्रेट लेफ्ट हो गया या इवन उसका लेफ्ट हुक हो गया, वो अर्ली राउंड्स में डेफिनेटली मोवज़ार इवलोव को कैच कर सकता है, क्योंकि मोवज़ार इवलोव कभी कभार अपनी स्ट्राइकिंग में काफी वाइल्ड हो जाता है, स्पेशली जब वो ओपोनेंट को अपनी स्ट्राइकिंग से पुश बैक करने लगता है, तो कभी कभार उसकी चेन ओपन रह जाती है और यहां पर एलन उसे डेफिनेटली काउंटर कर सकता है। बट अगर ये फाइट स्टार्टिंग से एक राउंड में चले जाती है जहां पर मोवज़ार इवलोव अर्ली राउंड्स में ही एलन को ग्राउंड में लेके चले जाता है, तो फिर ये फाइट कंप्लीटली ऑपोजिट बन जाती है, क्योंकि आर्नल्ड एलन की ग्राउंड गेम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिर से उसे अपने फीट में खड़े होने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक चीज यहां पर आर्नल्ड एलन को बचा सकती है और मोवज़ार इवलोव ट्रबल में आ सकता है, और वो है आर्नल्ड एलन का स्टैंडिंग गिलोटिन। अब ये जो स्टैंडिंग गिलोटिन चोक है एलन का, ये उसने अपने ओपोनेंट्स को कई बार लगाया है, जहां पर जब भी उसका ओपोनेंट सिंगल लेग टेक डाउन करने की ट्राई करता है तो आर्नल्ड एलन वहां पर काफी अच्छी टाइमिंग से अपने हुक्स को लॉक इन कर देता है, और इस स्टैंडिंग गिलोटिन चोक से ही उसने अपने ओपोनेंट्स को कई बार सबमिट किया है। तो डेफिनेटली मोवज़ार इवलोव को इस चीज से बचना होगा, बट अगर वो एलन को ग्राउंड में लेके चले जाता है तो आई थिंक फिर वो एलन को कंट्रोल करने वाला है। तो अगर ये फाइट अर्ली ग्राउंड में जाती है तो आई थिंक राउंड 2 के बाद आर्नल्ड एलन के लिए इस फाइट को जीतना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए उसे डेफिनेटली ट्राई करनी होगी कि वो मोवज़ार इवलोव के अर्ली टेकडाउन्स को डिफेंड करे। अगर ये फाइट स्टैंडिंग रहती है तो मोवज़ार इवलोव का जो मेन वेपन रहता है वो कंप्लीटली उसका जैब है, वो अपने जैब के बाद ही अपने बाकी पंचेस को फॉलो अप करता है, बट यहां पर मोवज़ार इवलोव जब भी ओवरहैंड राइट पंच को थ्रो करता है तो वो कई बार अपनी चिन को एक्सपोज कर चुका है, और आर्नल्ड एलन की बात करें तो वो अपनी स्ट्राइकिंग में काफी फास्ट है। सो अल्टीमेटली इस फाइट में मेरी पिक है मोवज़ार इवलोव टू विन बाय डिसीजन, बट ऑन पेपर देयर इज नो वे कि ये वन साइडेड फाइट है, क्योंकि आर्नल्ड एलन स्ट्राइकिंग में रियली मोवज़ार इवलोव को कैच कर सकता है, उसे इवन नॉकआउट भी कर सकता है। तो डेफिनेटली एक क्लोज मैचअप है, बट अगर ओवरऑल फाइट की बात करें तो आई थिंक मोवज़ार इवलोव अपनी ग्रैपलिंग से आर्नल्ड एलन को टायर्ड करने वाला है, जहां पर मोवज़ार इवलोव के पास एबिलिटी है कि वो कंटिन्यूअसली एलन को ग्राउंड में लेके जाए, उसे ज्यादा स्ट्राइकिंग करने की अपॉर्चुनिटीज ना दे, और इसीलिए इस फाइट में मुझे लगता है कि मोवज़ार इवलोव एक डिसीजन विन लेने वाला है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये जो 3 फाइट्स हैं इनको मैं थोड़ी जल्दी कवर करूंगा, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं क्रिस कर्टिस वर्सेस मार्क एंड्रे बैरियल्ट के बारे में। आई थिंक इस फाइट का विनर होगा क्रिस कर्टिस, क्योंकि क्रिस कर्टिस एक ऐसा फाइटर है जो काफी लाइक करता है जब उसका ओपोनेंट उसके साथ ब्रॉल करता है, और एग्जैक्टली मार्क एंड्रे वैसा फाइटर है जो ट्राई करने वाला है क्रिस कर्टिस के ऊपर प्रेशर डालने का। मेनली क्रिस कर्टिस को प्रॉब्लम तब आती है जब उसके साथ उसका ओपोनेंट डिस्टेंस मेंटेन रखकर फाइट करता है, लाइक केल्विन गैस्टलम, बट यहां पर मार्क एंड्रे का जो फाइटिंग स्टाइल है वो कंप्लीटली सूट करता है क्रिस कर्टिस को, और इसीलिए आई थिंक राउंड 1 की स्टार्टिंग से इन दोनों फाइटर्स के बीच में एक डॉग फाइट होने वाली है, और जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रहेगी क्रिस कर्टिस इस फाइट के ऊपर कंट्रोल लेने लग पड़ेगा। मार्क एंड्रे इस फाइट को जीत सकता है बाय नॉकिंग आउट क्रिस कर्टिस, बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो पाएगा। क्रिस कर्टिस की चेन काफी सॉलिड है और इसीलिए मुझे लगता है क्रिस कर्टिस इस फाइट को जीतने वाला है बाय नॉकआउट।
आई थिंक क्रिस कर्टिस राउंड 3 तक मार्क एंड्रे को ब्रेक कर देगा और फिर उसके बाद मे बी वो इस फाइट को एक टेक्निकल नॉकआउट से जीत जाए। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट बेसिकली एक हाइप जनरेटिंग फाइट है जहां पर नील मैग्नी की फाइट होने वाली है माइक मैलेट के साथ। नील मैग्नी यूएफसी में एक काफी पुराना नाम है, तो इसीलिए जस्ट लाइक इयन गैरी, माइक मैलेट की भी फाइट हो रही है नील मैग्नी के साथ, जहां पर ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि माइक मैलेट इस फाइट को जीतने वाला है। एक चीज मुझे माइक मैलेट की सरप्राइजिंग लगी और वो ये था जब माइक मैलेट और नील मैग्नी का फेस ऑफ हुआ, क्योंकि माइक मैलेट की हाइट ऑलमोस्ट मैच कर रही थी नील मैग्नी के साथ और ये मुझे नहीं पता था। माइक मैलेट का रिकॉर्ड है 10-1 का, जहां पर उसने अपनी हर एक फाइट को फिनिश किया है और इस फाइट में भी यही मुझे लगता है कि माइक मैलेट नील मैग्नी को फिनिश करने वाला है, जहां पर माइक मैलेट इस फाइट को जीतने वाला है बाय सबमिशन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है विमेंस बैंटमवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए, जहां पर रकेल पेनिंगटन की फाइट होने वाली है मायरा ब्यूनो सिल्वा के साथ। डैनियल कॉर्मियर की एक बात मुझे काफी अच्छी लगी, जहां पर डैनियल कॉर्मियर का ये कहना था कि मायरा ब्यूनो सिल्वा काफी सिमिलर है अमांडा नुनेज से, जहां पर हम बोल सकते हैं कि मायरा ब्यूनो सिल्वा एक लेसर वर्जन है अमांडा नुनेज का। अब इस चीज से मैं समवट एग्री करता हूं, जहां पर ओवरऑल डेफिनेटली अमांडा नुनेज फार बेटर है, बट अगर ग्राउंड गेम की बात करें तो आई थिंक मायरा सिल्वा ज्यादा बेटर है अमांडा नुनेज से। बट एनीवेज, अगर हम इस फाइट की बात करें तो रकेल पेनिंगटन का पहले रिकॉर्ड था 10-9 का, जहां पर आई स्टिल रिमेंबर कि रकेल पेनिंगटन को ऑलमोस्ट यूएफसी से बाहर निकाल दिया था, बट अपनी लास्ट 5 फाइट्स को विन करके, जहां पर उसने 2 हाइप्स को डिस्ट्रॉय भी किया, रकेल पेनिंगटन वेकेंट बैंटमवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करने वाली है और वो फाइट करने वाली है मायरा ब्यूनो सिल्वा के अगेंस्ट, जिसका रिकॉर्ड 10-2 का है, जहां पर मोस्टली उसकी विंस आई है सबमिशन से। अनफॉर्चुनेटली मेरी ओपिनियन में ये फाइट एक वन साइडेड फाइट रहने वाली है, जहां पर मायरा ब्यूनो सिल्वा वो हर एक चीज कर सकती है जो रकेल पेनिंगटन करती है अपनी फाइट्स में, बट मायरा सिल्वा वो हर एक चीज और बेटर करती है। आई थिंक इस फाइट में मायरा सिल्वा रकेल पेनिंगटन को पुश बैक करने वाली है, उस पर कांस्टेंट प्रेशर डालकर स्ट्राइकिंग करने वाली है और जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो रकेल पेनिंगटन को ग्राउंड में लेके जाने वाली है और जब ये फाइट ग्राउंड में जाएगी आई थिंक ये फाइट ओवर हो जाएगी। सो इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है मायरा ब्यूनो सिल्वा टू विन बाय सबमिशन। और अब बात करते हैं UFC 297 की मेन इवेंट फाइट के बारे में, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट होने वाली है ड्रिकस डु प्लेसिस के साथ फॉर द मिडलवेट चैंपियनशिप बेल्ट। मेरे ओपिनियन में इस मैचअप में 2 बहुत बड़े मेन क्वेश्चंस हैं, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या शॉन स्ट्रिकलैंड ड्रिकस डु प्लेसिस की पावर को ले पाएगा, और सेकेंडली क्या ड्रिकस डु प्लेसिस लेटर राउंड्स में फाइट कर सकता है। दोनों ही फाइटर्स अपनी लास्ट फाइट में मैसिव अंडरडॉग्स थे, बट दोनों ने अपने ओपोनेंट्स को डोमिनेट करके उन विंस को लिया है और दोनों अब एक दूसरे के साथ फाइट करने वाले हैं। इस पूरी मिडलवेट डिवीजन में आई थिंक शॉन स्ट्रिकलैंड के पास वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकिंग है और इसीलिए ड्रिकस डु प्लेसिस को अगर ये फाइट जीतनी है तो फिर वो इस माइंडसेट से नहीं आ सकता कि वो सिर्फ शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ स्ट्राइकिंग करेगा और उसे नॉकआउट करके विन ले जाएगा। ड्रिकस डु प्लेसिस को चाहिए कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के ऊपर हर एक साइड से अटैक करे, जहां पर वो अपनी स्ट्राइकिंग के साथ रेसलिंग को भी यूज करे, क्लिंच वर्क को भी यूज करे, ताकि शॉन स्ट्रिकलैंड जरा भी सेटल ना हो पाए, क्योंकि बाय चांस अगर ड्रिकस डु प्लेसिस सिर्फ स्ट्राइकिंग करता है और शॉन स्ट्रिकलैंड को अर्ली नॉकआउट नहीं कर पाता है तो अपनी हर एक फाइट की तरह शॉन स्ट्रिकलैंड सेटल होने वाला है और अपनी बहुत सारी स्ट्राइकिंग आउटपुट के साथ या तो फिर वो ड्रिकस डु प्लेसिस को नॉकआउट कर देगा या फिर वो ड्रिकस डु प्लेसिस के अगेंस्ट एक डिसीजन विन को ले जाएगा। वैसे भी अगर हम देखें तो अभी तक कोई भी नहीं जानता है कि ड्रिकस डु प्लेसिस का गैस टैंक कितना है। आई मीन पास्ट में ड्रिकस डु प्लेसिस राउंड 2 के बाद ही बहुत ज्यादा गैस आउट हो जाता था, बट रॉबर्ट विटेकर की फाइट से पहले ड्रिकस डु प्लेसिस ने अपनी नो सर्जरी करवाई और फिर उसके बाद डीडीपी का ये क्लेम है कि उसका गैस टैंक अब बहुत ज्यादा हो चुका है क्योंकि वो नो से ब्रीथ करने लग पड़ा है। बट स्टिल मेरी ओपिनियन में अभी तक ड्रिकस डु प्लेसिस का गैस टैंक इतना ज्यादा चैलेंज नहीं हुआ है। अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो मेरी ओपिनियन में शॉन स्ट्रिकलैंड के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज होगी, जहां पर एक चीज सब जानते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड तो डेफिनेटली गैस आउट नहीं होगा और ये चीज हम उसकी लास्ट फाइट इजराइल अदसाने के साथ भी देख चुके हैं। दोनों फाइटर्स के फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड बेसिक पंचेस को थ्रो करता है, लाइक 1-2 स्ट्रेट पंचेस हो गए या फिर हुक्स हो गए। शॉन स्ट्रिकलैंड बेसिकली इन्हीं पंचेस को थ्रो करता है और जब डिफेंस की बारी आती है तो एक प्रॉपर बॉक्सर की तरह शॉन स्ट्रिकलैंड फिली शेल को यूज करता है अपने ओपोनेंट्स की स्ट्राइकिंग को डिफेंड करने के लिए। वेयरएज डीडीपी की बात करें तो ड्रिकस अपनी फाइटिंग में बहुत ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स पंचेस को थ्रो करता है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट्स के पंचेस की केयर नहीं करता है, वो सिर्फ चाहता है कि वो खुद के पंचेस को लैंड करे। बट यहां पर अगर मैं डिफेंस की बात करूं तो हमेशा से ड्रिकस का डिफेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल रहा है और अगर हम ड्रिकस की कोई भी फाइट को उठा के देख लें तो जिस वजह से वो अपने ओपोनेंट्स के अटैक को डिफेंड करता है वो सच में काफी वियर्ड होता है। लेटर राउंड्स में ड्रिकस के लिए ये बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता
सकता है, क्योंकि अगर वो शॉन स्ट्रिकलैंड के पंचेस को डिफेंड नहीं कर पाया तो वो स्लोली ड्रिकस डुप्लेसी को और भी ज्यादा टायर्ड करने वाले हैं और फिर उसके लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोनों फाइटर्स लाइक करते हैं अपने ओपोनेंट्स को पुश करने का, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड अपने ओपोनेंट को पुश तो करता है बट वो कभी भी ज्यादा वाइड नहीं जाता है। वो हमेशा अपने ओपोनेंट के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन रखता है और डिस्टेंस में रहकर ट्राई करता है अपने ओपोनेंट को टैग करने का। बट अगर यही चीज ड्रिकस डुप्लेसी की देखें तो जब ड्रिकस डुप्लेसी अपने ओपोनेंट को पुश करता है तो वो हमेशा ट्राई करता है हेवी पंचेस को थ्रो करके अपने ओपोनेंट को ओवरवेल्म करने का। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड भी अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है, ड्रिकस डुप्लेसी भी अपने ओपोनेंट को प्रेशर करता है, बट ड्रिकस डुप्लेसी के प्रेशर में वो पंचेस की ब्लिट्स है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट पर हमेशा देखता है पंचेस को लैंड करने का। अगर हम पावर की बात करें तो आई थिंक ड्रिकस डुप्लेसी के पास ज्यादा पावर है शॉन स्ट्रिकलैंड से। तो जस्ट लाइक एलेक्स परेरा की फाइट, शॉन स्ट्रिकलैंड ये चीज नहीं कर सकता कि वो बिना डिफेंड किए ड्रिकस डुप्लेसी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अगर बाय चांस ड्रिकस डुप्लेसी ने वो ब्लिट्स करके कपल ऑफ पंचेस को लैंड कर दिया तो मे बी शॉन स्ट्रिकलैंड नॉकआउट हो जाए। पर्सनली आई थिंक ये बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, जहां पर अगर ये फाइट लेटर राउंड्स में जाती है तो आई थिंक शॉन स्ट्रिकलैंड के विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बट अगर ये फाइट अर्ली स्टॉप होती है तो आई थिंक ड्रिकस डुप्लेसी इस फाइट को जीतने वाला है। तो सब कुछ कंसीडर करके ओवरऑल इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है ड्रिकस डुप्लेसी टू विन बाय नॉकआउट। शॉन स्ट्रिकलैंड का फाइटिंग स्टाइल काफी वियर्ड है, जहां पर उसकी बॉडी कंप्लीटली अपराइट खड़ी होती है और ये ड्रिकस डुप्लेसी को बहुत बड़ा चांस देने वाला है शॉन स्ट्रिकलैंड को ग्राउंड में लेके जाने का। तो फिर शॉन स्ट्रिकलैंड को टेक डाउन्स की भी केयर करनी होगी और यहाँ पर ड्रिकस डुप्लेसी अपने बिग पंचेस को लैंड कर सकता है। आई थिंक डीडीपी के पास काफी पावर है कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर दे और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर ये फाइट अर्ली स्टॉप होती है तो ड्रिकस डुप्लेसी इस फाइट को जीतने वाला है। बट जैसे मैंने पहले कहा ये बहुत ज्यादा क्लोज फाइट है, इसीलिए शॉन स्ट्रिकलैंड को जरा भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अर्ली राउंड्स को सर्वाइव कर लेता है तो फिर राउंड 3 ऑनवर्ड्स वो ड्रिकस डुप्लेसी के ऊपर प्रेशर को पुट ऑन करने वाला है। सो ये थी मेरी UFC 297 की मेन कार्ड फाइट प्रेडिक्शन। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, तुम्हारे अकॉर्डिंग इस कार्ड में कौन से फाइटर्स विन करने वाले हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।